हेलो नमस्कार। मैं हूं अनुभव तिवारी और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैवियट। देखिए कैवियट क्यों जरूरी है, कैवियट से हमें क्या लाभ मिल सकता है और न्यायालय में कैवियट का क्या महत्व है। इन सारी टॉपिकों को आज मैं इस अपने सेशन में क्लियर करूंगा। देखिए कैवियट कैवियट का अगर मतलब देखा जाए तो पहली बात तो ये लैटिन वर्ड लैंग्वेज का वर्ड है। इसका अर्थ है बी अटेंशन यानी सावधान रहो। अगर हम न्यायालय की भाषा में बात करें तो इसका मतलब है कि भाई आपको सचेत करना, बी अवेयर मतलब सचेत रहो या फिर आपको सचेत करना। ये सारे चीजों का समावेश है कैवियट में। अब कैवियट क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपने कोई आदेश करा लिया है, कोई आपके पक्ष में डिक्री हो गई है या ऑर्डर हो गया है। अब आपको कहीं ना कहीं डर है कि भाई उस आदेश के खिलाफ मेरी विपक्षी पार्टी जा सकती है और उस पर किसी न किसी का इंटरिम ऑर्डर यानी या तो स्टे या फिर किसी न किसी भी प्रकार का रिलीफ मिल सकता है उस ऑर्डर के खिलाफ। तब आपको करना क्या होता है, आप अपर कोर्ट में यानी जिस कोर्ट से ऑर्डर हुआ उसका अपर कोर्ट जहां पर अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील जो भी हो सकता है, आप उस कोर्ट में कैवियट पिटीशन फाइल करिए। देखिए अगर हम कैवियट पिटीशन की बात करें तो भैया अगर देखा जाए तो ये तीनों मामलों में होता है। पहला मामला मैं आपको बताता हूं, सिविल प्रोसीजर कोर्ट यानी सिविल कोर्ट में सिविल मामलों के नेचर में ये कैवियट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सीपीसी सेक्शन 148 यानी 148 ए के तहत आप सिविल कोर्ट में कैवियट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्व न्यायालय की, अब राजस्व न्यायालय आप कहेंगे कि भाई राजस्व न्यायालय पर तो सिविल सीपीसी लागू हो जाता है, बिल्कुल लागू होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हम सहायता किससे मांगते हैं, जब मेरे पास धन है, मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं तो मैं आपसे क्यों सहायता मांगूंगा। जब मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं आपसे सहायता मांगूंगा। यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर रेवेन्यू कोर्ट के पास कोई सेक्शन नहीं है तो वो सीपीसी से उधार ले लेता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, 110 110 क्या है, देखिए ऑर्डर 1 और रूल 10। 110 में पक्षकार को जोड़ा जाता है। कोड सिविल रेवेन्यू कोड में कहीं 110 का उल्लेख नहीं है कि पक्षकारों को हम जोड़ सकते हैं किसी मुकदमे में, है नहीं है ना। 617 ऑर्डर 6 यानी रूल 17 617 भी आई थिंक मतलब जो है यूपीआरसी यानी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड में कहीं नहीं है। उसको हम उधार ले लेते हैं सीपीसी से। मतलब ज्यादातर चीजें जब रेवेन्यू कोड के पास नहीं होती है, वो मैं हर प्रांत के रेवेन्यू कोड की बात कर रहा हूँ, तो वो सीपीसी से भैया उधार लेती है क्योंकि कुछ चीजें सीपीसी से ही रेगुलेट होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या सीपीसी 148 कैवियट पिटीशन रेवेन्यू कोड में फाइल हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती भैया। वहां पर स्पेशल सेक्शन बनाया गया है रेवेन्यू कोड का, वो है 225 बी यानी 225 खा वैसे कहते हैं हम। तो 225 खा में हम कैवियट पिटीशन जो है रेवेन्यू कोर्ट में फाइल करते हैं, ना कि 148 ए में। भैया बहुत लोगों का यह क्वेश्चन है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जूनियर एडवोकेट्स काफी दिक्कत ये करते हैं कि जाते हैं रेवेन्यू कोड में 148 ए के तहत जो है कैवियट पिटीशन फाइल करते हैं। वैसे राजस्व न्यायालय का व्यवहार काफी लचीला होता है तो एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दिक्कतें भी हो सकती है। अगर आपके विपक्षी वकील ने इस पर प्रश्न उठा दिया है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सही सेक्शन में सही जगह पे आप कैवियट पिटीशन फाइल करिए। अब बात आती है आपराधिक मुकदमों में यानी क्रिमिनल केसेस में क्या कैवियट पिटीशन फाइल होती है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा भैया कि कैवियट पिटीशन नहीं फाइल होती, सिर्फ सिविल मामलों के नेचर में कैवियट पिटीशन फाइल होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपराधिक मामलों के नेचर में भी कैवियट पिटीशन फाइल होती है। अब कैसे होती है जान लीजिए। देखिए मान लीजिए किसी के खिलाफ एफआईआर हुआ, ठीक है, मैंने आपके खिलाफ एफआईआर किया और आप उसमें एफआईआर में नहीं शामिल थे, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए बहुत लोग जो है इन्वेस्टिगेशन में नाम निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मामला काफ़ी गहरा होता है और
गंभीर प्रकृति का होता है, तो उसमें विवेचना में भी यानी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ करता है उस विवेचना में, वो भी कहीं ना कहीं नहीं निकालता है, क्योंकि मामला संगीन जब होता है तो हर व्यक्ति की जवाबदेही वहां बनती है। तो आप क्या करते हैं, आप सीधा हाई कोर्ट का रुख लेते हैं। जो हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर होता है, अंतर्निहित शक्ति होती है 528 में, जो पुराने कानून में 482 में थी, सीआरपीसी सेक्शन 482 में थी भैया, तो नए सेक्शन में 528 में हो गया है। अब होता क्या है कि आप सीधे रूप से जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाते हैं तो आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए कि एफआईआर में मेरा नाम नहीं है इसलिए मेरा क्वेश्चन किया जाए। आपको पता चल जाए कि भाई मेरा विपक्षी जिसके खिलाफ मैंने जो है एफआईआर की है, वो जो है हाई कोर्ट जा रहा 528 में, यानी वो एफआईआर को क्वेश्चन कराने जा रहा है। तो अगर आशंका भी आपको प्रतीत होती कि वो जाएगा, तो भैया सबसे पहले आप जाइए और हाई कोर्ट में कैविएट पिटीशन फाइल कर दीजिए। यहाँ पर कैविएट पिटीशन फाइल होती है राइट टू थिंग्स, मतलब हम उसके अधिकारों को देखेंगे कि वो कहाँ जा सकता है, तब वहां पर हम कैविएट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और नंबर एक, अब मैं आपको बता दूं कैविएट पिटीशन के भाई लाभ क्या होते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ कैविएट पिटीशन। देखिए, नंबर 1, राइट टू हियरिंग, सुनवाई का आपको अवसर मिलेगा। आप मतलब एक्स पार्टी कोई ना, मतलब जो है आपके खिलाफ कोई रिलीफ ना मिल पाए विपक्षी को, इसलिए आपको सुनवाई का अवसर मिलेगा, राइट टू हियरिंग। और दूसरा है कि एक्स पार्टी स्टे टू एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब आप जो है उस पर रोक लगा सकते हैं, मतलब जो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके खिलाफ हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है विपक्षी को, उस पर आप इस कैविएट पिटीशन के द्वारा रोक लगा सकते हैं। और तीसरा बता दूं मैं आपको, नेचुरल जस्टिस। व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, मतलब नेचुरल जस्टिस है क्या। देखिए, अगर हम दोनों पक्षों को सुनेंगे तभी हमें नेचुरल जस्टिस का पता लगेगा, अन्यथा कोई एक पार्टी आएगी और कोई भी इंटरिम ऑर्डर या रिलीफ उसे प्राप्त हो जाएगा अपना पक्ष बताकर, मतलब अपने चीजों को सही बताकर वो कोई ना कोई जो है रिलीफ कोर्ट से ले सकती है। इसलिए नेचुरल जस्टिस का भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है आपको। तो 3 चीज मैंने बताई, नंबर 1 राइट टू हियरिंग, नंबर 2 एक्स पार्टी स्टे टू एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब हम रोक लगा सकते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर को, और तीसरा होता है नेचुरल जस्टिस। आपको बता दूं कि भाई तीनों जगह पे कैविएट पिटीशन फाइल होती, कहाँ पे होता है, सिविल केसेस में, रेवेन्यू केसेस में, एंड देन क्रिमिनल केसेस में। तो अब आपकी ये जो मानसिकता थी कि भैया सिविल केसेस में ही होता है, नहीं भैया, सिविल, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल, रेवेन्यू जहां पे खुद का कोई सेक्शन नहीं होता वो सिविल से भैया उधार मांग लेती है सीपीसी, क्योंकि कुछ चीजें सीपीसी से ही लागू हो जाती है। मैंने बताया भी, जैसे 617 हुआ, 110 हुआ, और भी जितने भी होते हैं, मतलब सब कुछ सब्स्टिट्यूशन तक का जो होता है, कायम मुकाम जो दिया जाता है, वो भी सीपीसी से ही लिया जाता है। इसका जो सबसे बड़ी थिंग्स थी कि क्रिमिनल केसेस में कैविएट पिटीशन नहीं फाइल होता, भैया होता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ऑल थिंग्स आर कैविएट पिटीशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है एक नए सेशन के लिए।